So the name of the chapter is, we are starting today is sequence and series. Now, what we will study in this chapter, I want first of all, see, I know that most of the students are there who lacks patience. मतलब वो लोग हमेशा ये वेट करते हैं कि सम्स कब आएगा और सम स्टार्ट करेगा. बट अगेन लेट मी टेल यू, मैं ये बार बार हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर तुम्हारा बेसिक्स अच्छा नहीं है तो फिर आगे जाकर के तुम्हारा सम्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा. ठीक है. तो क्लास 10 जैसे बहुत लोग का हैबिट होता है कि जैसे तुम्हारे क्लास 10 में टीचर्स या तुम लोग के अंदर एक रहता है कि सम्स आए हम सम्स फटाफट कर देंगे, लॉजिक कंसेप्ट क्या क्या जरूरत है. बिकॉज क्लास 10 का सम्स ही और चैप्टर्स ही वैसा था, कोई कोई मतलब उसमें मतलब बेकार था, वो कोई सिलेबस ही नहीं था. एक महीना में पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक महीना भी नहीं, 20 दिन में. तो वो कोई सिलेबस ही नहीं था. सो फॉरगेट अबाउट ऑल दोस थिंग्स जो कि क्लास 10 में तुम लोग जो पैटर्न था, और अब चेंज करो और अब अपने आप को थोड़ा मेहनत एफर्ट दो. तो क्या उससे क्या होगा फायदा कि ये जो लास्ट 2 महीना अगर कोई एफर्ट दे दिया, मेहनत कर दिया, और अगर तुम्हारा एग्रीगेट ओवरऑल अगर मैथ्स में 80% भी अगर आ जाता है, 80% भी, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस 70 75 80%, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और एक पॉजिटिव होगा देखना तुम्हारे लिए क्लास 12 में. तो अब हम लोग इस तरीके से हम लोग लेट्स स्टार्ट चैप्टर में. हम लोग आए कि सीक्वेंस सीरीज होता क्या है. तो व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, जस्ट नोट डाउन. जैसे सबसे पहला चीज, हम लोग यहाँ पे टर्म्स को सीक्वेंशियली, जैसे मैं बोलता हूँ सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस का मतलब क्या होता है. मतलब सीक्वेंस का मतलब होता है हम लोग टर्म्स को सीक्वेंशियली एक के बाद एक हम लोग रिप्रेजेंट करते लिखते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके. समझ में मैंने क्या बोला. हम सीक्वेंशियली, जब भी मैं बोलूं सीक्वेंशियली, तो मैं हमेशा जब नेक्स्ट टर्म लिखूंगा दैट विल बी ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस टर्म. क्लियर. जब जब मैं वर्ड यूज करता हूं सीक्वेंशियली, तो सीक्वेंशियली का मतलब क्या होता है. मतलब मैं एक के बाद एक के बाद एक. जब मैं बोला एक के बाद एक, मतलब क्या, जब मैंने बाद वाला सोचा तो मैंने देखा कि पहले क्या था. ओके. और इस पार्ट अगर हम एक फिक्स पैटर्न से एक के बाद एक अगर हम टर्म्स को लिखते जाए तो क्या फॉर्म करता है सीक्वेंस. सीक्वेंशियली मतलब एक के बाद एक नंबर्स को अगर हम लिखते जाए एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके, तो क्या फॉर्म होता है सीक्वेंस. ओके. तो मैं कुछ सीक्वेंस को लिख के दिखाता हूं. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. तो यहां पे उन्होंने क्या देखा कि 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 6 लिखा, तो 6 के बाद मैंने ऐसे नहीं कुछ भी मैंने नहीं लिख दिया, मतलब 10 12 या 16 कुछ भी लिख दिया नहीं. मैंने जब मैंने जस्ट 2 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद 6 लिखा, तो मैं हर नंबर्स को देख रहा हूं लिखने के पहले कि उसके पहले क्या था. और दूसरा चीज मेरे दिमाग में ये जरूर आ रहा है कि मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं. मेरे दिमाग में दो चीज आ रहा है, अभी क्या है और उसके बाद क्या आएगा. ठीक है. और किस पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट नंबर आएगा. तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं. तो मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, इसका नाम क्या है, लेट अस नॉट आई मीन गो कि नाम क्या है इसका, बट अभी हम लोग देखते हैं कि ये सीक्वेंस होता क्या है. तो यहाँ पे हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. वो पैटर्न क्या है कि हम हर नंबर्स में +2 ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म. ऑलराइट. तो अब हम इसके बाद प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 10 के बाद क्या आएगा बताओ, तो 12, 12 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 16, क्योंकि मुझे पैटर्न पता चल गया. और पैटर्न के लिए अगर हमको अगर 3 टर्म्स किसी भी सीक्वेंस का अगर 3 टर्म्स मुझे लिख के दिया जा रहा है, तो हम लोग पैटर्न इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मतलब हम लोग पैटर्न को देख करके हम लोग नेक्स्ट नंबर्स क्या आएगा वो हम लोग इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. Okay, next let us take one more example. Let's take 3, then we have 0, -3, -6 and so on. So यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है. यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हर नंबर्स में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐड कर रहे हैं -3. देखो मैं अगर 3 में ऐड करें, अगर हम 3 में -3 तो आंसर क्या आ रहा है 0. अगर हम 0 में ऐड करें -3 तो आंसर क्या आ रहा है -3. अगर हम -3 में -3 ऐड करें तो आंसर क्या आ रहा है -6. ऑलराइट एवरीवन. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं. दोनों ही मैंने जो ये सीक्वेंस लिखा और ये सीक्वेंस लिखा, दोनों में हम फिक्स्ड नंबर ऐड कर रहे हैं. दैट इज इसमें मैं +2 ऐड कर रहा हूँ, इसमें मैं -3 ऐड कर रहा हूँ टू गेट द नेक्स्ट टर्म. देखो हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम हर नंबर्स में हम 3 सब्ट्रैक्ट करें. बात बराबर है. देखो अगर हम ये बोले कि मैं हर नंबर्स में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 आ रहा है. 0 में 3 सब्ट्रैक्ट करें -3 आ रहा है. -3 में 3 सब्ट्रैक्ट करें -6 आ रहा है. तो भी हम ऐसे भी बोल सकते हैं. तो देखो उन्होंने अभी तक क्या देखा, दो पैटर्न देखा. यहाँ पे क्या पैटर्न मैंने फॉलो किया, दोनों में फिक्स नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है.
ऐसा भी हो सकता है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पैटर्न क्या है बताओ, तो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब आगे बढ़ने का, ठीक है, सीक्वेंशियली जो हम एक के बाद एक नंबर्स को लिख रहे हैं, तो ये आगे बढ़ने का पैटर्न क्या है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि 16 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा। ऐसा भी हो सकता है 2 के बाद 1, 1 के बाद हाफ, हाफ के बाद 1/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर नंबर्स में हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, या हम हर नंबर में 2 डिवाइड कर रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, हम कोई भी तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों पैटर्न में, ये दोनों सीक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ईदर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग कांस्टेंट नंबर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वी आर ईदर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कांस्टेंट नंबर टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सो इफ आई सी बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन, यहाँ पे पैटर्न प्लस माइनस का फॉलो हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जहां पे इनटू और डिवीजन का पैटर्न फॉलो होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ऐसा भी होता है कि जहां पे नंबर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, लॉगरिथमिक, मतलब बहुत तरह का, मतलब सीक्वेंस, मतलब सीरीज सीक्वेंस हम लोग देखें तो बहुत तरह का पैटर्न से हम बोल सकते हैं कि आगे मतलब सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस प्लस माइनस करके फॉर्म हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्म हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद, सॉरी 1 के बाद 2 स्क्वायर, 2 के बाद स्क्वायर के बाद 3, 3 के बाद 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर के बाद 5। तो बता सकते हो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे देख के तुम इजीली डिटरमाइन कर पा रहे हो कि 5 के बाद क्या आएगा, बताओ तो। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिस जगह पे हम लोग ट्रेंड, मतलब हम लोग आगे का जो पैटर्न है वहां इजीली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब वो सीक्वेंस है, मतलब वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। देखो नाम से पता चल रहा है सीक्वेंस, मतलब हम लोग सीक्वेंस में लिख रहे हैं, मतलब एक पैटर्न में नंबर्स को लिख रहे हैं। समझ में आया तो बात। तो पैटर्न किसी भी तरह का हो सकता है, सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। बट हाँ वो अलग बात है कि तुम्हारे सिलेबस में एपी और जीपी है, बट इसका मतलब थोड़ी ना ये हुआ कि सिर्फ एपी और जीपी का ही सीक्वेंस हो सकता है, सीक्वेंस कैसा भी हो सकता है। तो ये हो गया जैसे मिक्स्ड हो गया, समझ में आया तो बात, ये हो गया मिक्स। और भी बहुत तरह का सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकता है, पैटर्न तुम्हारा मतलब जो हम लोग सीक्वेंस का नाम दिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, बहुत तरह का होता है। बट तुम्हारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड है, वो है अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। तो हम लोग इस दो के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज अभी भी बताया, हम भूल गया कि वो सीरीज क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ सीरीज। अब सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, अगर हम ये सारे टर्म्स ऑफ एपी को, सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, अगर हम समेशन के टर्म्स, सॉरी सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो ये क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। तो सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, सीरीज मतलब सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स व्हाट सीरीज। जैसे हम इसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए तो क्या है बताओ तो, सीरीज है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, टर्म्स को बस लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। और सीरीज में क्या करते हैं, टर्म्स को हम लोग समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसका समेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3 प्लस 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 and so on, which can also be written as 3 plus 0 minus 3 minus 6 and so on. All right everyone, so let everyone just copy down and now we will go in detail. पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एपी, एपी के ऊपर टर्म्स, समेशन और भी बहुत कुछ है एपी में जो हम लोग करेंगे, देन वी विल मूव टू जीपी. So I am giving you few minutes time to ask, interact whatever doubts you have from here. और अगर कुछ चल रहा है दिमाग में तो अपना डाउट क्लियर कर लो और इसको कॉपी कर लो फटाफट. और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ सीरीज. क्लियर, यहाँ पे ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Also called AP. So we all know that a very simple and the most common example I gave here in the board. This is an AP where the first term is always represented with small a. Clear? First term of that, I mean AP of AP is always represented with small a. So this is first term. Now this is second term. इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं A2 से, ऐसे A2, या फिर तुम लोग स्मॉल t2 भी लिख के डिनोट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल T2 लिख के भी डिनोट कर सकते हैं. मोस्ट कॉमन थिंग इन ऑल थ्री रिप्रेजेंटेशन इज कि बेस यहाँ पे क्या है बताओ तो, 2 क्या डिनोट करता है बताओ तो,
टू डिनोट करता है उसका पोजीशन को डिनोट करता है, ये सेकंड टर्म है तो ये हर जगह टू है। तो कोई भी हम रिप्रेजेंटेशन को यूज कर सकते हैं। आई विल बी यूजिंग दिस मॉडल। ओके, नेक्स्ट ये हो गया सेकंड टर्म। थर्ड टर्म तो ये हम लोग A3 लिखते हैं। ये हो गया फोर्थ टर्म, इसको हम लोग A4 से डिनोट करेंगे। तो सिमिलरली अगर मान लो मुझे AP का कोई भी अगर स्पेसिफिक टर्म निकालना है, जैसे कि 20th टर्म या 4048 टर्म या 58 टर्म, तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन डिटरमाइन द टर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला an equals to a plus n minus 1 into d, where n denotes the position of the term, जो टर्म हम निकाल रहे हैं उस टर्म का पोजीशन, a denotes फर्स्ट टर्म और d डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, विच इज कॉमन डिफरेंस। और यहां पे वो हर जगह सेम होगा, तभी तो वो AP होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये दिया जाता है, चेक वेदर डिटरमाइन वेदर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP और नॉट। AP और नॉट, हाउ टू चेक? हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो। अगर वो डिफरेंस हर जगह सेम होता है, इसका मतलब वो गिवन सीक्वेंस क्या फॉलो करता है? AP फॉलो करता है। मतलब वो क्या में है? AP में है। समझ में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने का तरीका मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो हर जगह क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, वैरी नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए हर जगह। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी टर्म हम ले रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा उसके प्रीवियस वाले टर्म के पोजीशन से। समझ में? मतलब अगर मान लो मैं थर्ड टर्म ले रहा हूं तो मुझे कौन से टर्म से माइनस करना पड़ेगा? सेकंड टर्म से। अगर मैं फोर्थ टर्म लिख रहा हूं मतलब कौन से टर्म से माइनस करना पड़ेगा? थर्ड टर्म से। इसीलिए तुम ध्यान से देखो एक चीज यहाँ पे, an जो भी टर्म ले रहे हैं हम लोग उसके एक कम पोजीशन वाले टर्म से माइनस करो। समझ में? तो ये मिल जाएगा तुमको कॉमन डिफरेंस का ये फॉर्मूला बन गया। ओके, सो दीज आर द टू फॉर्मूला जिसको यूज करके हम लोग, जो मैंने व्हाट्सएप किया आर एस अग्रवाल का जो सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज AP, वो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये एक बार फटाफट ये दो फॉर्मूला कॉपी करना कि हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नॉट द सेकंड एक्सरसाइज, आई एम सॉरी, ओके, बिकॉज मुझे समझ में मतलब ध्यान नहीं है। इट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आर एस अग्रवाल, ओके, नॉट द सेकंड एक्सरसाइज, and it is exercise 11A. So here we begin from question number 4 of exercise 11A from R.S. Agrawal. Okay, so just everyone see the first question. So the first question is, you are given an AP which is 7, 5, 3, 1. So here we find that the first term of the sequence is 7, common difference is -2, and we have to determine the 23rd term, A23। हम लोग को 23rd टर्म निकालना है। फॉर्मूला क्या है? A plus n minus 1 into D, and what is common difference? It is -2. So we have 7 plus 22 into -2. So what is 7 minus 44? It is -37. This is your answer. तो पहला कुछ सम्स जस्ट टर्म के ऊपर बेस्ड है, तो फटाफट एक बार मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पर सब कोई कर दो। सो द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके, then question number after number 5, number 6, then question number 8, then number 11, 12। पहले एक बार इतना करो सब, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन से करो, एंड इतना ज्यादा मैं सम्स इसीलिए नहीं बता रहा बिकॉज this chapter is already done in class 10, so I think everyone will be able to do. So first of all, do these 5 questions so that you can revise class 10 ka topic first. 8, I'm just showing around the board, okay, everyone write down question number 8 mein. So we are given 9, 40,
19, 24, 29 एंड सो ऑन। देखो ध्यान से एक बार नोट करना, इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी ओके इज 379। तो सबसे पहला चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को पहला टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 9, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, निकाल सकते हैं हम लोग, विच इज 5, एंड यहां पे हमको जानना है कि ये 379 कौन सा टर्म है। सो लेट 379 बी द nth टर्म। ठीक है, हमको पता नहीं है कि 379 कौन सा टर्म है, सो लेट दिस बी nth टर्म। Now what is the formula to determine the term? It is a plus n minus 1 into d, that is 5. So we have n minus 1 into 5 equals to 370. N minus 1 equals to 370 by 5, that is 75. Sorry, 74. So the value of n is how much? 75. मतलब 379 यहाँ पे कौन सा टर्म है? 379 75th term. Therefore 379 is 75th term of the AP. Okay, this is your answer. You can try the next sum now. Now देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में we have a AP given AP, okay, एक AP हम लोग को दिया हुआ है, that is 1 5 by 6, then 1 1 by 6, half, minus 1 by 6 and minus 5 by 6, और लास्ट टर्म है यहाँ पे minus 16 1 by 6. Now note down everyone. देखो क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। तो सबसे पहला चीज हम इसको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज 11 by 6, 7 by 6, half, minus 1 by 6, minus 5 by 6 and so on, minus 97 by 6. Okay, now here we find that the first term is 11 by 6. What is common difference? It is 7 by 6 minus 11 by 6, which is how much? Minus 4 by 6. All right, everyone? Okay. अब एक बात बताओ तुम मुझे, अगर सपोज मुझे ये पता चल जाए कि minus 97 by 6, मान लेते हैं कि minus 97 by 6 is 100th term. Clear or not? अगर मुझे ये पता चल जाए कि minus 97 by 6 is 100th term, can you tell me how many terms are there in the 100? तो हमको करना क्या है ओवरऑल, हम लोग को इस समय यही करना है कि ये जो लास्ट टर्म है इसका पोजीशन डिटरमाइन करना। सो लेट an equals to minus 97 by 6 and determine the value of n here. All right everyone, जो n का वैल्यू होगा यहाँ पे उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स भी होगा। All right everyone, so everyone complete this sum and try question number 12 as well. Okay everyone, ये कंप्लीट करके नंबर 12 भी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखना एक बार। इस सम में हम लोग को एपी का एपी दिया हुआ है पहले 5 2 minus 1 minus 4 minus 7. ओके, अब देखो क्या पूछा जा रहा है इस सम में, is minus 47 a term of this AP? तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम करेंगे कि let minus 47 be the nth term. Now nth term का value, I mean what is the formula of term? It is a, that is 5, n minus 1 into d, which is minus 3. That is minus 52. So n minus 1 equals to 40. What is the value of n? 15.
So एक second, just a minute. 52 डिविजिबल ही नहीं है 3 से. Just a minute. 42 मैं सोच के कर लिया. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा -3m plus 3 equals to -52. Then -3n equals to -55. n equals to 55 by 3. क्योंकि 55 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब n तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकता ना, बिकॉज n क्या डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ टर्म. तो क्योंकि n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि -47 इज नॉट द टर्म ऑफ द सीरीज. यहां लिखेंगे हम लोग, इज नॉट पॉसिबल. Therefore, -47 is not the term of the series of the AB. Okay, computer. Now see everyone, number 13. Question number 13 is very common sum we have done in class 10. देखो एक बार ध्यान से, इस सम में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है. फिफ्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है. Fifth term का value, and what is the value of fifth term? It is 5. What is the value of 13th term? It is -3. And you are asked to determine 30th term. 30th term क्या होगा वो हमको जानना है सब. So let, तो एक बात बताओ, 30th term निकालने के लिए हम लोग को क्या दो चीज का जरूरत है? कॉमन डिफरेंस d और a, दोनों चीज का जरूरत है. ये दोनों हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस सम में, ये जो दो गिवन कंडीशंस है, इस दोनों गिवन कंडीशंस को यूज करके हम लोग दो इक्वेशंस डिटरमाइन करेंगे पहले, and then using those two equations we will solve it simultaneously and determine the values of a and b. Okay, so everyone note down, let a and d be the first term and the common difference respectively. Now we know that the value of fifth term is 5. Okay, the value of fifth term is how much? 5. Now what is the formula to determine the term? It is a plus n minus 1. So what is 5 minus 1? It is 4. I hope you are understanding what I am saying. The value of fifth term is 5 and the formula is a plus n minus 1, that is 5 minus 1, okay, into d equals to 5. उसके बाद हम लोग को सेकंड एक और कंडीशन पता है, that the value of 13th term is -3, that is a plus 12d equals to -3. Mark it as 2. Solve both the equations simultaneously and determine the values of a and d. एक बार a और d का वैल्यू मिल गया, उसके बाद 30th टर्म इजीली निकल जाएगा. ओके, कंप्लीट फर्स्ट. So everyone note down question number 14. In question number 14. So 16. Sorry, 16. अच्छा 13 के बाद नेक्स्ट सम कौन सा किया था मैंने? 16. अच्छा ठीक है, देखना नंबर 16. See, the fourth term of an AP is 3 times the first, and seventh term exceeds twice the third term by 1. Okay, find the first term and the common difference. So let A and D be the first term and the common difference respectively. Now in this particular sum, the fourth term of an AP is 3 times the first. It is given that fourth term of an AP is 3 times the first. Okay, first term को हम लोग small a से denote करें. Now what is the formula to determine the term? It is a plus n minus 1 into d. That is 2a minus 3d equals to 0. And
उसके बाद हम लोग को दूसरा चीज क्या दिया हुआ देखना एक बार, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, एक बात बताओ तो 7 exceeds 4 by how much? 7 exceeds 4 by how much? 3. 3. मतलब कैसे? 7 minus 4 equals to 3. Exactly same way, seventh term exceeds twice the third term by 1. Now what is the formula to determine the seventh term? It is a plus 7 minus 1. And what is the formula to determine the third term? It is a plus 3 minus 1. So we have minus a plus 2d equals to 1. Mark it as equation number 2. Solve both the equations simultaneously and determine the values of a and b. Okay, this is what you have in this particular question. Copy करेंगे.